अच्छा लगाई साहब, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को जो बीमारियां लाहक हैं, क्या उनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है? और अगर ऐसा है तो उनके इलाज की जो सारी मालूमात हैं वो हुकूमत को क्यों फराहम नहीं की जा रही? नहीं, हुकूमत को तो फराहम की गई थी, जब भी तो हुकूमत ने इजाज़त दी थी। हुकूमत तो अब जो ज़ाहिर इलाज हर तरह से मुतमईन थी। हुकूमत ने खुद अपनी वज़ीर को बनाया था बोर्ड में। हुकूमत के तो खौस एतमाद के थे डॉक्टर महमूद अयास, और उनकी पूरी टीम थी, सारी सरकारी टीम ने चेक किया था और कहा था, ये फैसला दिया था कि अगर ये बाहर नहीं जाते हैं तो इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और ये कि इनको बाहर भेजा जाए। ये किसी प्राइवेट बोर्ड ने तो नहीं कहा था, या प्राइवेट आदमी तो नहीं कहा था, ना उनके डॉक्टर अदनान ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। कि ये तो सरकारी बोर्ड कह रहा था कि ये जो है इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इनको बाहर जाना होगा, बाहर भेजना होगा। वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीरों को कहा था चुप रहो भाई, बात नहीं करनी है नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में। अब जो बातें हो रही हैं ये दूसरी बात है। लेकिन अब जो इलाज हो रहा है उसकी मालूमात तो नहीं है ना? नहीं, अब जो इलाज हो रहा है वो कहते हैं हम रिपोर्टें भेज रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्टें तसल्ली बख्श नहीं है। फाइनली इन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास रिपोर्टें आ ही नहीं रही, हमने कोई रिपोर्ट वसूल नहीं किया। अब हमें इसमें से सच कौन सा है? यही हुकूमत कहती रही है कि रिपोर्टें आई हैं मगर तसल्ली बख्श नहीं है, हम अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आई नहीं है, तो हम किस बात को सच माने? वो सच बोल रहे हैं, ये सच बोल रही है। हुकूमत भी एक खेल खेलती है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है तो मियाँ शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए बिल्कुल, और उन्हें आकर अपनी पार्टी की और अपने अपोजिशन लीडर होने की हैसियत से यहाँ काम करना चाहिए, तो लोगों के अंदर एतमाद बहाल होगा। लोगों के अंदर तो एतमाद बहाल होगा। इस हवाले से हमारे पास एक क्लिप भी है, ये जो बात कर रहे हैं या जो बातें हुकूमत किया करती थी कि तमाम की तमाम लीडरशिप आखिर बाहर क्यों बैठी है, अब नून लीग के अंदर भी यही बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं आपको सुनवाते हैं। जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही सादा हैं। लगाई साहब, सवालात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब का इलाज क्यों नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब की अगर कोई सर्जरी होनी है तो वो आखिर कब होगी, और उनको जो बीमारी है उसका नाम क्या है? देखिए, पहले तो ये पता चला ना कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो अब भी कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर इन्होंने भेजने वालों ने भेज दिया था और कोई बीमारी तशखीस हो गई थी तो वहाँ भी कोई ना कोई बीमारी होगी जिसका इलाज हो रहा होगा, तो हमें इसकी तो तशवीश नहीं है। मसला ये है कि क्या बाकी लोग जो हैं उनकी भी तबीयत ख़राब है, खुदा न खास्ता, वो क्यों? तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन वापस आएँ और फिर उसके बाद कहें कि जनाब हम सियासत को आकर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने जो किया है मैं उसको एग्री नहीं करता हूँ कि अपोजिशन की जमातें जाएं और अपनी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर किसी से जाकर मिलें। ये सोशल गैदरिंग नहीं थी, आपने जाकर पॉलिटिकल मीटिंग की और 10 और आदमी भी साथ लेकर गए थे। ऐसा नहीं था कि आप भतीजे से मिलने के लिए गए थे, भतीजे नहीं मिलने गए थे, आप चीफ मिनिस्टर, एक और पार्टी के चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से मिलने गए थे, अपने भतीजे बुज़दार साहब से नहीं मिलने गए थे। खानेवाल के नहीं है, वो डेरा गादी खान के हैं, और डेरा गादी खान की तहसील तौसे के एक गांव बार्थी के रहने वाले हैं। अच्छा। तो वो उनका खानेवाल से उनके कोई और रिश्तेदारों का ताल्लुक़ होगा। और फिर ये कि ठीक है जी, आप उनके वालिद फ़तेह मोहम्मद बुज़दार साहब के दोस्त होंगे और उनके दादा को भी जानते होंगे, सरदार दोस्त मोहम्मद बुज़दार को, तो इसका क्या मतलब है? अपनी पार्टी की आप डिसिप्लिन को तोड़कर आप जाएंगे? पार्टी के डिसिप्लिन में रहना चाहिए और पार्टी को भी अपना डिसिप्लिन बरकरार रखना चाहिए। पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और पार्टी ने उनसे कोई बाज पुरस नहीं की है, कोई शोकाज लेटर नहीं दिया गया है, कोई उनसे किसी किस्म की बाज पुरस नहीं की गई, तो ये पार्टी की तरफ से रियायत है जो गलत है। और उनका उनसे मिलना जो था वो पार्टी को बताए बगैर मिलना गलत था, या पार्टी उन्हें नॉमिनेट करती कि ठीक है आप रब्ता कर सकते तो ठीक था, लेकिन पार्टी के इत्मीनान में लिए बगैर उनने मुलाकात करके गलती की और पार्टी ने कार्रवाई न करके गलती की। सही, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आटा और चीनी माफिया के अक्सर सवालात उठाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये माफिया अभी भी सरगर्म है, लेकिन ये माफिया किस तरह से सरगर्म है, इस पर असद उमर साहब क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो आपको सुनवाते हैं। असद उमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लगारी साहब, आटा और चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट तैयार होकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाई जानी थी वो आखिर ताख़ीर का शिकार क्यों हुई? इसलिए कि वो था तय यही हुआ था। अच्छा। कि रिपोर्ट जो है वो ताख़ीर से पहुंचाई जाए, और रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पास मेज़ में कहीं दराज में रखी भी होगी तो वो कहा यही जा रहा होगा कि ताख़ीर से आ रही है या आई नहीं है या पहुंची नहीं है। मैं नहीं कहता कि उनकी दराज में रखी हुई है, अगर रखी भी होगी तब भी यही होगा, इसलिए कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो नहीं सकती है। और वो जो ख़ुद कह रहे हैं असद उमर साहब,
तो माफिया का मतलब ये नहीं होता है कि कोई अफराद का ग्रोह है, क्रिमिनल्स हैं, वो होते क्रिमिनल्स हैं, लेकिन वो तमाम इदारों पर अपना असर रसूख रखते हैं। वो तमाम इदारों पर जिन दरख्वास्त दर्ज करनी है, जिसने FIR दर्ज करनी है, जिसने मुकदमा बनाना है, जिसने मुकदमे को प्रोसिक्यूट करना है, जिसने चलाना है, और फिर ये कि जिसने इन्फोर्स करना है, सब पर उनका असर रसूख होता है और वो सबको अपने हाथ में रखते हैं। फिर वो तब माफिया कहते हैं। इटली की माफिया भी ऐसी थी और दीगर ममालिक में माफिया इसी तरह काम करती है कि वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेती है और फिर अपना कारोबार करती है। ठीक है, मैं ब्रेक की जानिब यहाँ पर बढ़ना है और इससे जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे चीन और अमेरिका में एक बार फिर ठन गई है। किस बात पर? चीनी वजारत खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि मुमकिन है कोरोना वायरस अमरीकी फौज लाई हो, लेकिन इस पर अमरीका की जानिब से खासी बरहमी का इजहार किया गया है। वाशिंगटन में चीनी सफीर को तलब कर एहतजाज भी किया गया है। लगारी साहब, चीन की जानिब से अमरीका पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पर तो इससे पहले बहुत कुछ कहा जाता रहा, ऐसा ही है। इवन एक नावल को रेफ़र किया जाता रहा है जिसमें बाकायदा यही लिखा गया था कि वायरस है, वुहान में पहुंचा है और वुहान से पहुंचने के बाद वहां बड़ी तादाद पर अमवात हुई हैं, बहुत से लोग उस वायरस की वजह से बीमार हुए हैं और फिर वो वायरस दुनिया में भर में फैला है। तो इसके पहले कोई 30 साल पहले, अगर कोई 40 साल पहले कोई नावल लिखा गया था और उसमें ये कुछ कहा गया था, तो इस तरह की जो साजिश की थ्योरी होती है वो तो चलती है, आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता रहा है कि जनाब अली यहाँ पर कुछ 2 ट्रक लाए गए, आकर अमेरिकन एम्बेसी के करीब डंप किए गए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलती रही हैं। तो ये इल्ज़ाम की तर्ज पर नहीं था, बल्कि इस तरह का था जी अमेरिका बाकायदा उसने लाकर वायरस डंप किए हैं। इस तरह की बात भी की गई सोशल मीडिया पर, लेकिन ये कोई एथेंटिक बात नहीं थी कि इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। और इस तरह से चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी शक किया था, मुमकिन है कि कोरोना वायरस अमेरिकी फ़ौज लाई हो। तो मुमकिन का मतलब ये नहीं होता है कि यकीनी यही बात है। तो उसने ये किया, अमेरिका ने प्रॉम्प्ट वो किया, रिएक्ट किया और कहा कि नहीं जी ऐसी बात कैसे कह दी आपने। और ये इल्ज़ाम का सिलसिला है और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला है। लेकिन बाज़ दफ़ा बीमारियां जो हैं वो बाकायदा पैदा की जाती हैं और फैलाई भी जाती हैं दुनिया में। हम चूँकि बड़ी कमज़ोर चमड़ी के लोग हैं, हम बहुत सी बातें कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए बीमारियां होती भी हैं, बीमारियां लाई भी जाती हैं, बीमारियों को पैदा भी किया जाता है, बीमारियों को फैला भी किया जाता है। ऐसे कैसे हो गया था कि 2/3 फ़ौज जो है तकरीबन आधी के करीब जो है वो जनूबी अफ्रीका की एड्स में मुब्तला हो गई थी। आखिर फिर उसकी एड की वैक्सीन किस तरह बेची गई, फिर वहाँ से जो जवाहरात बरामद होते हैं, जो वहाँ पर सबसे बड़ा ख़जाना है, उसको किस तरह से लूटा गया और किस तरह से ये सारा कुछ होता है। दुनिया बहुत कुछ करती है और किस तरह दवा साज कंपनियां किस तरह बीमारी पहले बीमारी पैदा करती हैं और फिर उनकी वैक्सीन पैदा करती है। ये सारी चीज़ें दुनिया बहुत सी चीज़ों को जानती है, लोगों को बहुत सी चीज़ों की खबर है। लेकिन लगाई साहब, इसराइल की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया गया है, ये तो फिर बड़ी खुशाइन सी बात है अगर ऐसा है। अल्लाह करे झूठा हो। नहीं, अगर किसी ने भी किया है तो ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी अच्छी ईजाद समझी जाएगी। दुनिया में किसी भी शख्स ने किया है तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ईजादात हैं जो मुसलमानों ने नहीं बनाई हैं, हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये किसने बनाया होगा, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। रेडियो मार्कोनी ने बनाया था। मैं मार्कोनी के घर के सामने खड़ा रहा तकरीबन 1.5 घंटे तक, सिर्फ उसको ट्रिब्यूट करने के लिए कि यार तुम क्या आदमी थे, तुमने किस तरह से आवाज़ को बगैर तारों के, बगैर केबल के किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। तो उसने रेडियो ईजाद किया था। तो ईजाद जो भी करता है ज़ाहिर है वो बड़ा आदमी होता है और बड़ा काम करता है। सही। अब एक और अहम मामले की नाजरीन बात कर लेते हैं। नैप जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जंग और जियो ग्रुप की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। लेकिन मीर शकीलुर रहमान के ऊपर इल्ज़ामात ये हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में 54 प्लॉट्स पर उन्हें रियायत मिली और 54 किनाल एराजी उन्होंने रिश्वत के तौर पर ली। मज़ीद क्या क्या इल्ज़ामात हैं, आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। FBI की जानिब से भी मीर शकीलुर रहमान के असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। लगारी साहब, इनकी गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? जो कहा जा रहा है कि मकाफ़ात अमल है, आपको भी ऐसा ही लगता है? मैं ये कहता हूँ कि लोग भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला का भी एक इंसाफ है।
ऐसा ही है। आपने ज़मीन पर अपने मयारात मुकर्रर कर रखे हैं और पकड़ने वाला जब पकड़ने पर आता है तो फिर खुद आपको बुलाकर हवाले कर देता है कि ले जाएंगी। ये होता है। आपने किस तरह से चीज़ों को सिर्फ ये एक केस था जिसकी तफसीलात हमने देखी हैं, ये एग्जैक्ट का एक केस था, और किस तरह से इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरह से कानून को पामाल किया गया, किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन को तहस नहस किया गया, किस तरह से विक्टिमाइज किया गया पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स को, किस तरह से उन्हें बदतरीन हालात में रखा गया। इनके साथ तो मैं बेड देख चुका हूँ और मैंने वो बेड भी देखे थे। वहाँ बेड नहीं थे, वहाँ वो चारपाइयाँ नहीं थी, वहाँ पलंग नहीं थे, मैं ये सब देख चुका हूँ। वहाँ पर फर्श था और ऐसी हालत में रखा गया था। ये तो फिर भी बहुत आली शान किस्म की उसमें रखे गए, लेकिन उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि खुदा है और वो पकड़ता भी है। हर बार 2 नंबरी नहीं चलती है, हर बार 2 नंबर लोग आकर नहीं बचाते हैं किसी को। हर बार ऐसा नहीं होता है कि सूरज आपके लिए निकले, किसी और के लिए ना निकले। हर बार ऐसा नहीं होती है रात सिर्फ दूसरों के लिए आती है और आपके लिए नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि तारीकी सिर्फ आपके लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं होती है। तारीकी जो है वो सिर्फ दूसरों के लिए होती है और आपके लिए नहीं होती है। रात आप पर भी आ सकती है, तारीकी आप पर भी आ सकती है, और वो जो कुछ आप दूसरों के साथ करते हैं वो आपके साथ भी हो सकता है। इन्होंने बाकायदा लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी इस तरह से कि मीडिया ट्रायल किया गया उन लोगों का जिनसे कभी जुर्म भी सरजद नहीं हुआ था। बाकायदा मीडिया ट्रायल किया गया और उसके नतीजे में उनकी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो एक लाठी है जो जिससे आवाज़ नहीं आती। तो अभी भी कहते हैं कि मैं ताकतवर हूँ, सबको सीधा कर दूंगा। वो यही कहते हैं, वो यही कहते हैं। और फिर उसके लिए ये भी होता है कि रास्ता नहीं देता है, ना पानी रास्ता देता है, ना ज़मीन रास्ता देती है, कोई चीज़ रास्ता नहीं देती है। फिर ऐसा भी होता है कि जनाब एक मच्छर बस जब वो चला जाता है कान में या नाक में, तो फिर इंसान की ज़िंदगी को कैसे, ये क्या चीज़ है कोरोना, ये क्या चीज़ है जो वायरस आता है कि जनाब निगलेरिया जाता है और दिमाग खा जाता है। अच्छा, किसी ने इजाद भी किया तब भी अज़ाब है ना, अज़ाब तो आता है लोगों को। ऐसा ही है, अज़ाब आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।